गुड आफ्टरनून डी एंगमो। मुझे ये बताइए कि बेटा कल कहाँ तक आपको मैंने कराया था? डी एंगमो, relation between induced current charge and अच्छा वो रिलेशन लास्ट वाला बताया था, मतलब मोशनल ईएमएफ पे वी वर डिस्कसिंग, राइट? और मोशनल ईएमएफ पे आई डिड the last thing that I did was the relation between induced current and the charge flown to induce that current, right? अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में एक और चीज आपको समझाया था लास्ट में, बिफोर वी एंड द लास्ट क्लास। उससे पहले मैंने आपको एक चीज समझाया था कि if a body rotates, so every element or every particle of that body goes on the circular path with the angular velocity exactly equal to the angular velocity of the rotating body, but the linear velocity of each and every particle will be different from one another। ये बताया था आपको, अगर याद हो तो। Am I right? yes sir ठीक है, yes चलिए तो मैं आगे बात करता हूँ। वो क्यों बताया था, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल प्रॉब्लम के फॉर्म में गिवन है, बट आई वांट यू टू सॉल्व, मतलब वी विल सॉल्व दिस ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। एक अच्छा सवाल है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, देयर इज अ रॉड लाइक दिस एंड दिस रॉड इज मेड टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट। ये एक रॉड है सर, रॉड जिसकी लेंथ मान लीजिए कि लेंथ ऑफ दिस रॉड इज इक्वल टू एल एंड इट इज मेड टू रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है एंड इट इज मेड टू रोटेट इन दिस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, लेट दैट एंगुलर वेलोसिटी बी ओमेगा। तो आपसे ये पूछा गया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इस रॉड में? तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर अगर रॉड है एंड इफ सम ईएमएफ विल इंड्यूस इन दिस रॉड, इफ एनी काइंड ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूसेस इन दिस रॉड, तो what EMF will induce in the rod? मतलब what kind of EMF will induce in the rod? Faraday's EMF or motional EMF? Which EMF will induce in the rod? motional ef Of course, motional EMF, because the area of the rod is zero, तो flux is automatically zero। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर EMF induce हो सकता है तो motional। But the problem is बेटा कि पहली बात, motional EMF का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला was BLV, where B is magnetic field। I have no issue, magnetic field B है, वो हमें already पता है। But our problem is कि B into L into V, लेंथ भी हमें पता है, but velocity चाहिए हमें लीनियर वेलोसिटी। और हमें कौन सी वेलोसिटी गिवन है? तो रॉड की हमें एंगुलर वेलोसिटी पता है ना? हमें चाहिए लीनियर वेलोसिटी, बट द वेलोसिटी दैट वी नो इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो हम कैसे लाए? तो सर आपके दिमाग में शायद ये बात आती हो, omega हाँ, v इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय आर। बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है सर, yes कि अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो इस रॉड का हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे, ईच पॉइंट इज एट डिफरेंट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के अबाउट ये पूरा रॉड रोटेट कर रहा है, वहां से इसका हर एलिमेंट अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो मान लीजिए ये मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट लेता हूँ तो इसका डिस्टेंस अलग है, कोई और एलिमेंट लूंगा तो उसकी डिस्टेंस अलग है। तो बिकॉज ईच एलिमेंट इज एट डिफरेंट डिस्टेंस, मतलब हर एलिमेंट सर्कुलर पाथ पे तो जा रहा होगा, बट सारे सर्कुलर पाथ का रेडियस अलग अलग होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली v इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ dx, एट अ डिस्टेंस ऑफ x, और वो एलिमेंट है dx। नहीं, यही बात समझ में? मतलब आप इमेजिन करो कि आप एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हो, ये वाला छोटा सा एलिमेंट dx, और इसकी वेलोसिटी हम लिखेंगे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो एक बात तो क्लियर है कि जितनी एंगुलर वेलोसिटी सबकी ओमेगा है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी ओमेगा एक्स होगी या नहीं होगी? डी एंगमो देखो, आप इस yes एलिमेंट को कंसीडर कर लो सच दैट कि दिस इज एट एक्स। तो यहाँ अच्छा, एक्स आप कहां से मेजर कर रहे हो? यू आर मेजरिंग दिस एक्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर x हम देखें तो ये 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक x कितना हो जाएगा? l, बिकॉज आप x यहाँ से मेजर कर रहे हो इस पॉइंट से, तो इसी को आप अपना रेफरेंस पॉइंट मानोगे, और जहां रेफरेंस माना है वहां पर 0 होगा, और फाइनली आप कहां तक पहुंचोगे? इस एंड तक, जो कि
which will form the whole rod and the whole rod is of length L. तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे x की वैल्यू will be exactly equal to L. Without any doubt x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी L, है ना। चलिए अब देखिए हमें v की वैल्यू पता चल गई, तो इस छोटे से लेंथ में, अच्छा लेंथ की जगह आप क्या लिखेंगे, dx। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम पूरे रॉड पे नहीं निकाल रहे, हम मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड किस में फाइंड करेंगे, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, हम मोशनल ईएमएफ इस छोटे से पॉइंट पे कंसीडर करेंगे। समझ आई बात। तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स, है ना। तो हम क्या लिखें सर, हम लिखेंगे यहां पर कि इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है छोटा सा, that will be written as b multiplied by length which will be dx. Why? Because I am just talking about this length only. जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ dx, हम उसी पे ईएमएफ निकालने हैं, तो d is equal to b into dx into the velocity. वेलोसिटी की वैल्यू इस एलिमेंट की कितनी है, ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय x। देखो डियांगमो अगर आपको यहां तक समझ में आया हो तो, बिकॉज इसके बाद तो रेस्ट इज जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस। एक बार रिपीट करेंगे। हाँ मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। देखो हम पूरे रॉड का एक बार में ईएमएफ फाइंड नहीं कर सकते, और आपको उसका रीजन पता है कि क्यों नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज ईच एलिमेंट विल बी हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है बेटा। Yes. तो इसलिए हमने पहला स्टेप क्या किया, हमने कोई एक किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है, और उस एलिमेंट की लेंथ को हमने कंसीडर कर लिया dx। तो ये बात ऐसी हो गई कि मतलब आपके पास एक छोटा सा वायर है जिसकी लेंथ dx है, ठीक है, समझे। Yes, और sir. इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ये जो छोटा सा वायर है उसकी वेलोसिटी, बिकॉज इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो ये छोटा सा वायर ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा होगा, तो लीनियर वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी, हमें लीनियर वेलोसिटी पता है ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या है, x, तो v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। यार नहीं आया, Yes, sir. ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट का हम क्या करेंगे, इस छोटे से एलिमेंट में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है हम वो लिखेंगे। तो ये हमने लिखा B is the magnetic field in this region as given here. Dx is this length of this element which is here, and omega x is what? तो omega x is the velocity of this element. Yes. तो ये तो हुआ छोटे से एलिमेंट में। तो नेट ईएमएफ क्या होगा, तो नेट ईएमएफ के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, b ओमेगा x dx को इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटे, तो मुझे एक बात इधर इधर इसके बाद का पार्ट इधर लिख रहा हूं, मुझे इसमें इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन में b और ओमेगा इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? Constant. कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा। ओनली x विल चेंज ना, कि जब आप इस एलिमेंट को यहाँ पर अज्यूम कर रहे हो तो x है, जब इस एलिमेंट को यहाँ पर अज्यूम करोगे तो x की वैल्यू अलग होगी, जब इस एलिमेंट को यहाँ पर अज्यूम करोगे तो x की वैल्यू l होगी, ठीक है, और यहाँ पर अगर यही एलिमेंट अज्यूम करोगे तो x की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है कि ये चेंज होगा, तो x dx का इंटीग्रेशन करोगे आप कहां से कहां तक, 0 से l तक, राइट है। Yes. ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से एल। लिमिट पुट करना आता है, Yes. कर लो, आंसर लिख लो, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 विल बी द फाइनल आंसर। बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 विल बी योर फाइनल आंसर। Yes, sir. ठीक है, तो नोट करिए इसका। Done. ठीक है, मूविंग ऑन, इसको इरेज कर रहा हूं। लेट्स मूव टू वन और टू मोर क्वेश्चंस, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे है कि ये मान लीजिए यहाँ पर कोई रेजिस्टर है, दिस आर एस इज अ रेजिस्टर, या मान लो कि मैं ये कह सकता हूँ इस वाले ब्रांच आर एस का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है,
और इसकी जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देयर इज दिस मूवेबल पार्ट, इसका नाम है PQ। दिस होल अरेंजमेंट इज केप्ट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला पूरा अरेंजमेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस वाले को हमने एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड प्रोवाइडेड टू दिस PQ ब्रांच, है ना, ये PQ आर्म, इसको हमने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है 5 मीटर पर सेकंड। नाउ लिसन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस इफ द रॉड मूव्स टू द लेफ्ट विद द, अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारी जो गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज इक्वल टू 0.4 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको बताना है कि व्हाट इज द EMF व्हेन द रॉड मूव्स टू द राइट with the velocity of 5 meter per second and what is the magnitude and direction of current through 5 ohm resistance। मतलब आपको EMF की वैल्यू बतानी है कितनी होगी और इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन करो। EMF 50 होगा। EMF 50 आ रहा है। EMF 50 होगा या 0.5 होगा? EMF में आपने लेंथ की वैल्यू को 25 सेंटीमीटर लिख दिया क्या? हाँ, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। 0.5। ठीक है, तो EMF अगर पता है तो करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? अपवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड करंट की डायरेक्शन विल बी, राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट? वन। करंट की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? करंट इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होगा। EMF आपने निकाला है 0.5 और ये जो रेजिस्टेंस है वो 5 है, तो 1 थोड़ी हुआ, 1/10 हुआ ना। हाँ जी, यस सर, यस ठीक है, सर। एक और क्वेश्चन करिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करिए ऐसा ही। सर ये आपका मूवेबल पार्ट यहाँ पर, ये मूवेबल पार्ट PQ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सारी वैल्यूज मैं लिख देता हूँ। ये जो PQ की लेंथ है दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ये मीटर में है ना, यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन मीटर। इसकी लेंथ 0.5 है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.15 टेस्ला, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल सर्किट, रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 3 ओम है, जो यहाँ पर दिखाया गया आपको, ये 3 ओम है, ठीक। और आपसे बोला गया है कि कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिकेटेड विद अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि इस रॉड को मैं एक कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड से मूव कराना चाहता हूं, v इज इक्वल टू, आई वांट टू कीप द वेलोसिटी टू बी 2 मीटर पर सेकंड। टू कीप दिस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, टू मूव PQ with constant speed of 2 meter per second, find the force required। मतलब अगर आप इसको इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हो तो इस प्रोसेस में व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स दैट यू नीड टू अप्लाई ऑन दिस वायर PQ। इस वायर PQ पे आप कितना फोर्स आप लगाओगे सो दैट इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। आपको मैंने कल बताया था कि व्हाई यू नीड टू अप्लाई अ कांस्टेंट फोर्स to move it with constant velocity. Do you remember that? आपको याद है कि मैंने बोला होगा आपको कल कि इस पे फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा आपको? डू यू रिमेम्बर दैट?
Yes, sir. Because the moment a current will start flowing in this wire of PQ, there will be a magnetic force acting on the wire PQ. ठीक है, और वो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इस हिसाब इसमें अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो आपको पता है कि करंट की जो डायरेक्शन यहाँ पर होगी दैट विल बी अपवर्ड, है ना, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल करंट की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। Yes, sir. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के अगर फोर्स की डायरेक्शन देखोगे तो फोर्स की जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स दैट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब है कि दिस फोर्स विच इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स वेलोसिटी के ऑपोजिट लग रहा है, तो दिस फोर्स विल डिक्रीज वेलोसिटी, मतलब दिस फोर्स विल रिटार्ड दिस वायर पीक्यू, इस वायर पीक्यू को वो रिटार्ड करेगा, उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, रिटार्ड करेगा। तो रिटार्ड अगर करेगा तो जाहिर है कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अगर आप चाहते हो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना तो यू नीड टू अपोज दिस मैग्नेटिक फोर्स बाय अप्लाइंग द सेम एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी Yes. जो आपको लगाना पड़ेगा, जल्दी से आंसर बताओ। Yes. क्या हुआ? Good news. मतलब सॉल्व नहीं हुआ? कितना? 37.5 है। 37.5 आया। अच्छा चलो मैं भी देखता हूँ। फोर्स तो बेसिकली हमारा वही है कि मैग्नेटिक फोर्स जितना होगा the same force you need to apply on this wire, that is magnetic force and external force will obviously be equal to each other। तो जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स का आंसर निकाल लो, वही एक्सटर्नल फोर्स है। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। आई को हम क्या लिख सकते हैं, तो आई को हम लिख सकते हैं सर ई बाई आर। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ई बाई आर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू बी, ठीक है, लेंथ इंटू बी। अब ई बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लिख सकते हैं ई, ई की जगह हम लिख सकते हैं बी एल वी, यही हमारा मोशनल ईएमएफ होता है। तो बी एल वी डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू एल। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स कैन बी रिटन एज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। अब वैल्यूज रखो, बी की वैल्यू 0.15 का स्क्वायर, ठीक है, लेंथ की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 37.5 आएगा, बहुत कम आएगा ये।
क्योंकि डेसिमल का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो दैट विल इवन बिकम स्मॉलर। तो 0.15 इंटू 0.15 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 0.0225, मतलब 0.0225, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 0.5 करेंगे आप, ठीक है, 0.5 इंटू 0.5 तो ये आएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0225 और इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए आप कितने से, 3 से, तो ये आएगा 0.00375। जो फोर्स की वैल्यू आएगी डिएंगमो दैट विल बी 0.00375, ये आएगा फोर्स, अब ये आएगी वैल्यू फोर्स की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारे सर मोशनल ईएमएफ की बात हो गई। तो देखो वी नाउ नो द टू टाइप ऑफ ईएमएफ, वन इज कॉल्ड एज फैराडेज ईएमएफ, अनदर वन इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ। एक बात याद रखिए, व्हेनेवर वी हैव फैराडेज ईएमएफ, तो फैराडेज ईएमएफ विल इंड्यूस ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल और द सर्किट। और मोशनल ईएमएफ क्यों होगा? बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये दो तरह के ईएमएफ हैं। अगर अच्छा, दूसरी बात मैंने आपसे ये भी बोला है कि ऑल द ईएमएफ विल नॉट बी फैराडेज ईएमएफ। देखो फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे का ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, स्टिल देयर इज एन ईएमएफ, तो दैट ईएमएफ विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अब इसी में कुछ और चीजों को हम समझते हैं। अब कुछ और डेफिनेशन और कुछ टॉपिक्स। एक का नाम है सर सेल्फ इंडक्शन, और इसी तरह से एक और चीज है जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और, तो इसको समझते हैं सर। सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को अपन समझते हैं। तो पहले तो आप सेल्फ इंडक्शन के मतलब को समझो, उसके बाद मैं डेफिनेशन पे आऊंगा। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये कि सर अगर मान लीजिए कि ये कोई क्लोज्ड सर्किट है, कोई भी कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर ये करंट कांस्टेंट है, तो आपने पढ़ा है कि ना कि अगर कोई भी क्लोज्ड लूप हो, मतलब सर्कुलर लूप, कोई भी सर्कुलर लूप आपने पढ़ा था ना, सर्कुलर लूप अगर हो, सर्कुलर लूप, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है सर। इफ यू हैव अ लूप, so there will be a magnetic field at the center of the loop, right? और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, इफ यू रिमेंबर दैट, वेयर r इज द रेडियस, सही। and this, if the current is constant, this magnetic field will be constant, and if the magnetic field is constant, the flux will also be constant. Tell me yes or no. Yes, sir. But अगर मान लो instead, if we have current again, but this current is varying, ये वेरी कर रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है, चेंजिंग करंट है, वेरिंग करंट है, आइदर इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी वेरिंग, because magnetic field depends on current, and if current is itself is varying, so magnetic field will also vary, and because magnetic field varies, तो flux will also vary, मतलब flux change होगा इस केस में, there will be a change in the flux, and if there will be a change in the flux, don't you think there will be an EMF induced due to this change of flux, and that EMF will be Faraday's EMF, right? Because of this changing flux, there will be an EMF induced, because whenever the flux changes, for sure EMF will induce. So if the flux is changing in this case, so EMF will 100% induce in this coil. ठीक है, and what will be the cause for this induction of the EMF? So that will be this changing current. इसका मतलब कि किसी भी coil में due to its own current, if there is a varying current passing through that coil, so due to its own varying current passing through it, an EMF can induce due to the change of flux, and EMF can induce, and this phenomena of induction of EMF due to the changing current which is being passed through the coil is known as self induction. Self मतलब खुद से इंड्यूस हो रहा है ना. The cause is itself, right? The cause of induction lies in the coil itself, है ना. And what is that cause? So that cause is current. Did you understand? मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी कि हाँ बताओ. करंट पहले फ्लो नहीं हो रहा था, करंट बाद में इंड्यूस हो रहा है.
नहीं, करंट फ्लो हुआ तो उसके साथ साथ एक और करंट उसमें आ गया, है ना, एक और करंट उसमें आ गया। व्हेन द करंट, वेरिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, मैं लिख देता हूं पहले, रुक जाओ मैं फिर से समझाता हूं आपको। फिर से सुनिए, मैंने जो आपको समझाना चाहा वो आप फिर से सुनिए। मैंने आपसे बोला कि देखो उसमें करंट फ्लो कराओगे आप, देन ओनली देयर विल बी द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। ठीक है, आपको करंट फ्लो कराना है, ठीक है, आपको करंट फ्लो कराना है, तभी उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो होता क्या है, अगर मान लीजिए मैंने कोई कॉइल कंसीडर कर लिया लेट से, ठीक है डियांगो, और यहाँ पर आपने एक सेल लगा दिया, देयर इज अ स्विच हियर, आपने सेल लगा दिया, यहाँ पर स्विच है। आपको ये बात पता होगी कि सेल इज द सोर्स फॉर डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, है ना। डायरेक्ट करंट का नाम आपने, डायरेक्ट करंट के बारे में आपको ये भी पता होगा कि डायरेक्ट करंट का दूसरा मतलब होता है कि कांस्टेंट करंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, दैट करंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट करंट और डायरेक्ट करंट। बट रिमेंबर, डायरेक्ट करंट को भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने में कुछ टाइम लगता है। फिर से सुनो कि डायरेक्ट करंट को भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने में कुछ टाइम लगता है, और जब तक वो मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचता तब तक वो इंक्रीज करता है। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि डायरेक्ट करंट, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो याद रखिएगा कि डायरेक्ट करंट डीसी जिसको हम कहते हैं, वो पहले इंक्रीज करता है व्हेन इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इट बिकम्स कांस्टेंट। क्लियर? ऑल्दो इसको टाइम बहुत कम लगता है टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ऑल्दो दिस टाइम इज वेरी मिनिमम टाइम, मतलब इज वेरी a small interval of time in which it becomes maximum. But yes, there is some time difference, है ना, between the 0 to maximum के बीच में कुछ time का lag होता है, there is a time difference, right? तब तक this current will be increasing. Is it clear? Diangmo, tell me yes or no. Yes, sir. ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब आपने स्विच क्लोज किया, इमेजिन करो स्विच क्लोज किया तो करंट फ्लो होगा, और ये करंट जैसे ये जो करंट फ्लो हुआ, ये करंट थोड़ी देर तक तो चेंज होगा ना, इट विल चेंज फॉर सम वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट इट विल चेंज। मान लो कि दिस करंट इंक्रीजेस टिल टाइम ऑफ 2 सेकंड्स, मतलब 2 सेकंड तक ये करंट इंक्रीज हुआ, एंड देन इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? इसका मतलब 2 सेकंड तक इसमें फ्लो करने वाला करंट चेंज हो रहा है, तो 2 सेकंड तक इस कॉइल के अंदर जो इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस कॉइल में जो करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो भी 2 सेकंड तक चेंज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? सोच के देखो। देखो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? ड्यू टू दिस करंट, एंड बिकॉज द करंट इज इटसेल्फ चेंजिंग फॉर 2 सेकंड्स। तो इसका मतलब है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, दैट विल आल्सो चेंज फॉर दिस टाइम ऑफ 2 सेकंड्स, राइट? Yes, sir. वो भी 2 सेकंड तक चेंज होगी। तो जब तक ये करंट चेंज हुआ तब तक इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स changed, and due to which an EMF will induce in addition to this EMF। मेरी बात समझो, इस कॉइल के अक्रॉस 2 EMF मिलेंगे, एक तो ये सेल का EMF है विदाउट एनी डाउट, बट साथ साथ इसके अंदर एक इंड्यूस्ड EMF भी मिलेगा। कौन सा EMF मिलेगा डियांगमो? इंड्यूस्ड EMF, मतलब किसी भी टाइम पर इसमें एक EMF इंड्यूस भी होगा, है ना। तो किसी भी टाइम पर अगर मैं इस कॉइल के अक्रॉस नेट EMF की बात करूं, तो दैट विल बी द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 EMF। एक EMF जो एक्सटर्नल सोर्स का EMF है, और एक EMF जो इंड्यूस हुआ है इसके अंदर ड्यू टू द चेंजिंग करंट व्हेन इट इज पास्ड। दे कैन बी इन द सेम डायरेक्शन और दे कैन बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये या तो ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, बट जो नेट EMF होगा वो हमेशा इन दोनों का सम होगा, आइदर the sum or the difference depends on the direction of the induced EMF, but net EMF हमेशा 2 की वैल्यू का सम या डिफरेंस होगा। समझ में आ गई बात? और ये तभी तक होगा till the time the current is changing, the current will become steady or constant, so this change of magnetic field will stop, and hence the flux ka change will stop. Once the change stops, there will be no EMF induced, and hence the only EMF that you will get across this coil will be the EMF of the source. Did you understand?
Yes, sir. अब समझ आ गया कि सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब है, कि इसका इसका जो कॉज है, इट इज नॉट सम अदर बॉडी और इट इज नॉट सम अदर मैग्नेट. The reason for the induction of this kind of EMF is not the other magnet or another coil. It's the self coil due to which this is happening. और वो self coil की कौन सी property? Self coil की ये property कि whenever a varying current passes through the coil, an EMF induces in the coil due to the change of flux because of its own current. ठीक है, तो अब इसी पे आगे बात करें. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सेल्फ इंडक्शन हुआ है जिसमें आपने बोला कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये जो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, हेलो, हेलो डियांगमो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ठीक है, ओके. अब मेरी बात सुनो, इसमें जो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, आई थिंक आपने डेफिनेशन लिख लिया है, ये डेफिनेशन आपने लिख लिया है ना? कैन आई इरेज दिस डेफिनेशन? ओके, तो अब मेरी बात सुनिए कि आपका ये जो सेल्फ इंडक्शन है उसका कॉज क्या है. तो सेल्फ इंडक्शन का भी कॉज, जो सेल्फ इंडक्शन का भी कॉज फ्लक्स का चेंज है. और फ्लक्स के चेंज का कॉज क्या है? व्हाट इज द चेंज ऑफ व्हाट इज द कॉज फॉर द चेंज ऑफ फ्लक्स? तो दैट इज द करंट व्हिच इज पासिंग थ्रू द कॉइल. तो मोर है ना, चेंज इन करंट, मोर विल बी द चेंज इन करंट, मोर विल बी द चेंज इन फ्लक्स, लेस विल बी द चेंज इन करंट, लेस विल बी द चेंज इन फ्लक्स. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द करंट दैट यू पासेस थ्रू द कॉइल. तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. तो इसका मतलब है कि इस केस में हम फ्लक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं L मल्टीप्लाइड बाय I, where L is proportionality constant, which is also called as coefficient of self-inductance. Coefficient of self-inductance of coil. मतलब इस constant का नाम है coefficient of self-inductance of coil. ठीक है, coefficient of self-inductance of coil. मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि coefficient of self-inductance of a coil is proportionality constant, which is purely the property of the coil itself, which depends on the material of the coil, which depends on the internal structure of the coil, which depends purely on the property of the coil itself, right? तो इसीलिए self induction is property of every coil. कोई भी coil, self induction is the property of that coil. इसका मतलब, अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट is Henry. ठीक है, इस हेनरी के लिए हम क्या लिखते हैं? कैपिटल H लिखते हैं. हाँ, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू आप लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय I. मतलब किसी भी कॉइल के लिए अगर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी हो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो उसमें फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट कर दूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी. पहली बात. दूसरी बात, हमें यह भी मालूम है सर कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज रिटन एज, याद करो कि d∅/dt लिखते हैं हम माइनस साइन के साथ. माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट ऑलवेज इंड्यूसेस इन सच अ वे टू अपोज द कॉज दैट हैज इंड्यूस्ड इट. तो इसलिए हम माइनस साइन यहाँ पर लगाते हैं, तो देयर इज अ माइनस साइन हियर. तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ d∅/dt, और यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है? Li के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ d/dt ऑफ L इंटू आई. ठीक है, वेयर L इज अ कांस्टेंट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di/dt, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है सर, सोचो. इसको हम ऐसे, दूसरा फॉर्मूला नहीं समझ में, कौन सा वाला? ए या ई? लास्ट ई सर, ई. लास्ट वाला कैसा है? ई स्टैंड्स फॉर ईएमएफ, राइट? ई इज हियर फॉर ईएमएफ. ईएमएफ का हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना, Faraday's EMF, if you remember, कि माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी लिखो या d∅/dt लिखो. ये हमने पढ़ा था ना, Faraday's EMF का फॉर्मूला ये. यस सर, ये दोनों यूज होगा सर. हम मैं बताता हूँ.
ये देखो ये है क्या, फ्लक्स है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। एक्चुअल तो ईएमएफ का यही मतलब है, बट यहां पर इस केस में, इन द केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन, फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर लिखी जाएगी, एल इंटू आई। फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, एल इंटू आई के बराबर, इन द केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो फ्लक्स की जगह हम एल आई लिख सकते हैं इसी Yes, sir. फॉर्मूले में। फॉर्मूला भी वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। बट हमने क्या किया, बस फ्लक्स की वैल्यू को हमने पुट कर दिया कि यहाँ पर इन द केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स वुड बी एल इनटू आई, वेयर एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड आई इज द करंट दैट इज फ्लोइंग इनटू द कॉइल। ठीक है, तो उसकी वैल्यू को हमने रख दिया, और एल इज कांस्टेंट, करंट चेंज हो रहा होगा, तो इसीलिए हमने उसको डी आई बाई डी टी लिख दिया, एल को एज इट इज रहने दिया। करंट Yes, का ही sir. तो रेट ऑफ चेंज आएगा ना बेटा, क्योंकि करंट इज चेंजिंग बट एल इज नॉट चेंजिंग। तो अगर दो क्वांटिटी हो, दोनों प्रोडक्ट में हो, एंड वन ऑफ द क्वांटिटी इज कांस्टेंट एंड अदर वन इज वेरिएबल, तो कांस्टेंट को हम एज इट इज रहने देते हैं एंड वी ओनली डिफरेंशिएट द वेरिएबल। और यहाँ पर वेरिएबल कौन है, तो यहाँ पर वेरिएबल करंट है। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. अगर कोई इशू है तो Yes, पूछो, sir. इशू नहीं है, No, sir. ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ चीजें समझिए कि ये तो हो गया सेल्फ इंडक्शन। इसका मतलब है कि व्हेन वेरिंग करंट पासेस एन ईएमएफ इंड्यूसेस, और वो सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना कहलाता है। अब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको एक आध मार्क के लिए पूछा जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे। देखो अगर मैं कोई कॉइल ले लूं, ये एक कॉइल है ना, ये कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल के पैरेलल हमने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। ये मान लो बल्ब मान लेना भाई, एक बल्ब है, ठीक है, एसी बल्ब नहीं है, ये डीसी बल्ब है, ठीक है, ये इस तरह से। और यहाँ पर एक सेल, ठीक है, ये ऐसे, यहाँ पर एक स्विच, आर यू बैक डियांगो, कैन यू रिस्पॉन्ड? ठीक है, आई थिंक यू कैन हियर मी नाउ। तो देखो ये स्विच है, मान लो दिस इज अ सेल, देयर इज अ स्विच। अब देखो आप इस बात को समझो, आप इस स्विच को क्लोज करो, स्विच को क्लोज करो, ठीक है, तो स्विच को क्लोज करोगे तो बल्ब विल ग्लो और नॉट। स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, है ना बेटा, करंट फ्लो करेगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, तो दिस बल्ब विल ग्लो, ठीक है। बल्ब ग्लो करेगा तो उसकी कुछ ब्राइटनेस भी होगी, है ना, बल्ब की ब्राइटनेस होगी इफ इट ग्लोज। अब आप व्हेन यू ओपन द स्विच, ये स्विच क्लोज था, मतलब यू मेड द पाथ फॉर द करंट, ये स्विच क्लोज था। अब आप ओपन करो स्विच को, ठीक है, आप स्विच को ओपन कर दो। अगर आप स्विच को ओपन करोगे तो व्हाट विल हैपन, बल्ब ग्लो करेगा या बल्ब बुझ जाएगा, या बल्ब ग्लो करेगा विथ मोर ब्राइटनेस फॉर सम टाइम, ठीक है, या बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं, मतलब या उसकी ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। कम हो जाए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एज आई ओपन द स्विच, स्विच ओपन करूंगा तो आई ब्रेक द सर्किट, आई ब्रेक द सर्किट मतलब पाथ फॉर द करंट विल डिस्ट्रॉय,
ठीक है, तो उस केस में अगर पाथ ऑफ फॉर द करंट खत्म हो गया, देयर इज नो करंट फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्विच, अगर हमने स्विच को ओपन कर दिया तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये मान लीजिए ये सेल है हमारा, ये ऐसे है, ये स्विच को ओपन कर दिया, आफ्टर ओपनिंग दिस स्विच इनिशियली देयर वाज द फ्लो ऑफ करंट, नाउ व्हेन वी हैव ओपनड द स्विच देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो माय क्वेश्चन इज कि विल द बल्ब गोज आउट इमीडिएटली, ठीक है, या बल्ब विल ग्लो with more brightness and then will go out, or bulb will glow with less brightness and then goes out, ठीक है, या we cannot predict। क्या कहते हो आप? These are your options. I have given you 3 options कि क्या the moment you open the switch at the same moment bulb will go out, or No, the bulb will shine brightly or glow brightly and then it will go out, or bulb will glow with less brightness and then it will finally go out। glue with मैं बता, less brightness. no, it will glow with more brightness for very short duration of time and then it will go out, or then it will finally stop glowing। समझ रहे हो क्यों? I'll come to that reason। इस बात को समझो कि हुआ क्या कि जब आपने स्विच को क्लोज रखा तो देयर वाज करंट फ्लोइंग, राइट? टेल मी यस और नो। जब करंट फ्लो करेगा तो इस वाले जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? बेटा बोलना पड़ेगा दियांगमो थोड़ा सा। Yes, sir. ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अरे क्या हो गया? जब आप इसमें करंट इसमें भी फ्लो कर रहा था तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, तो मतलब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स था। इसमें ऑल्दो दिस फ्लक्स इज कांस्टेंट बट देयर इज सम मैग्नेटिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। करंट कांस्टेंट है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है इसमें ऑलरेडी, और वो कांस्टेंट है। मान लो कुछ भी मैग्नेटिक फ्लक्स है, 10 वेबर है, 20 वेबर है, 30 वेबर है, कुछ भी है, बट दैट इज देयर, राइट? द मोमेंट यू ओपन द स्विच, जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे, जैसे ही आप स्विच को ओपन करेंगे, व्हाट विल हैपन कि करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा या नहीं होगा अचानक से? बोलो। करंट जैसे ही अचानक से फ्लो करना, इट विल स्टॉप। व्हाट विल हैपन? द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस कॉइल विल सडनली डिक्रीज टू बिकम जीरो। नहीं, ये बात समझ में? बहुत ज्यादा देर लगेगा इसको डिक्रीज होके Yes. जीरो होने में, या बहुत जल्दी डिक्रीज होके जीरो होगा? तो ऑब्वियसली इट विल बिकम जीरो सडनली, राइट? तो इट विल डिक्रीज एंड देन विल बिकम जीरो सडनली। क्लियर है? तो इस प्रोसेस में जितनी देर में वो जीरो होगा, मान लो इट टेक्स 2 seconds टू बिकम जीरो, तो इन दिस 2 seconds देयर विल बी अ लार्ज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल। आर यू अग्रीड विद दिस? सोच के देखो, अगर मान लो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थी, मान लो कि जब करंट फ्लो कर रहा था तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थी, ड्यू टू विच वी हैड अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 20 वेबर, ठीक है सर? और जैसे ही हमने स्विच को ओपन किया, इन जस्ट 2 seconds, मान लो कि इन जस्ट 2 seconds, ठीक है, इन जस्ट 2 seconds ये 20 वेबर के बजाय ये कितना हो गया फ्लक्स की वैल्यू? दिस बिकम जीरो इन जस्ट 2 seconds। इसका मतलब 2 seconds में कितना चेंज आया? 20 वेबर का। तो फ्लक्स सडनली चेंज हुआ या नहीं हुआ? Yes. एंड बिकॉज देयर इज अ सडन चेंज ऑफ Yes, फ्लक्स, sir. है ना? तो आपको मालूम है कि देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड या करंट इंड्यूस्ड, देखो ईएमएफ इंड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है? जितने कम टाइम में जितना ज्यादा फ्लक्स का चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड उतना ज्यादा होगा एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट उतना ज्यादा होगा। नहीं आया? Yes. Yes. तो इंड्यूस करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर गया ना ड्यू टू द चेंज ऑफ फ्लक्स, तो इसलिए ये बल्ब की ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? ऑल्दो इट विल लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर 1-2 सेकेंड ओनली, बट 2 seconds तक इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज वेरी लार्ज, हेंस द करंट इंड्यूस्ड विल आल्सो बी वेरी लार्ज, सो दैट द ब्राइटनेस बिकम्स, द बल्ब ग्लोज विथ मैक्सिमम ब्राइटनेस, ठीक है? और उसके बाद आफ्टर 2 seconds व्हेन द फ्लक्स एग्जैक्टली बिकम्स इक्वल टू जीरो, दैट मींस करंट स्टॉप्स नाउ, तो करंट अब रुक गया, तो फाइनली दिस बल्ब विल गो आउट। समझे? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो दिस वाज अ बेसिक कॉन्सेप्चुअल थिंग दैट वी डिस्कस्ड। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। टॉपिक लिखिए,
Coefficient of self-inductance of solenoid. Coefficient of self-inductance of solenoid. ठीक है, अब देखो मैं सोलेनॉइड के कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। तो आपको एक बात मैंने बताया कि किसी का भी आप किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, you just have to calculate the value of flux and divide that flux by current, you will get the value of self inductance. ये तो आपसे बोला था कि self inductance is equal to flux divided by current. Tell me yes or no. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए मान लो कि we have a solenoid. ये एक solenoid अपना let's say the total length of the solenoid is L. The radius of turns of this solenoid is a small r. ठीक है, N is number of turns per unit length of solenoid. ओके, तो फाइनली यू आर connected again. ठीक है, देखो I have taken a solenoid whose length is L and the radius of each turn is a small r, and a small n is the number of turns per unit length of the solenoid. Agreed? Did you understand what I'm saying? Diangmo? Yes. And let us assume the current that flows in this solenoid is I. ठीक है, अब मेरी सिर्फ Yes, बात sir. सुनना। ठीक है, तो इसमें अगर हम किसी भी एक टर्न को कंसीडर कर लें, फ्लक्स इन वन टर्न ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के किसी भी एक टर्न में फ्लक्स, अगर मैं एक टर्न में फ्लक्स लिखूं तो वन टर्न का फ्लक्स क्या लिखूंगा? फ्लक्स इन वन टर्न विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन द टर्न मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दैट टर्न। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है? तो आपको याद होगा म्यू नॉट एन इनटू आई इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं बिकॉज आई हैव टेकन द रेडियस टू बी आर एंड ईच टर्न इज सर्कुलर इन शेप, तो इसका मतलब एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। टेल मी यस और नो। तो टोटल फ्लक्स ऑफ सोलेनॉइड कितना? ये तो एक टर्न का है ना। इफ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स ऑफ द सोलेनॉइड, तो व्हाट विल यू डू? जो एक टर्न का फ्लक्स है म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? टोटल टर्न से। और टोटल टर्न कैसे लिखोगे? स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाई एल, बिकॉज एक यूनिट लेंथ में इतना टर्न है, तो एल लेंथ में कितना टर्न होगा? स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाई एल, राइट? तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट। करंट ऊपर न्यूमरेटर में करंट है, डिनोमिनेटर में भी करंट से डिवाइड करोगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल। डिड यू अंडरस्टैंड? देख लो, this will be the value of your self inductance, coefficient of self inductance. हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो आज इतना ही, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट डे। Okay.